हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप देखेंगे सी टेट में जो पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न के जितने भी पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि परीक्षा में बनते हैं, सबको आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, तो यह बहुत लंबी वीडियो होगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को टाइप करने में बहुत समय लगा है प्यारे, तो इसलिए वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन चैनल पे आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी पॉइंट हैं प्यारे, सभी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि आपके सीटेट में पूछे गए भी हैं और भविष्य में भी इनके आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। स्कूल जाने की बात कही जा रही है प्यारे, तो स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। याद रखिएगा, स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं प्यारे? असम में करते हैं। और ट्राली का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। सीमेंट पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सीमेंट के जो पुल होते हैं वो इस समतल क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र में इन पानी के ऊपर से ये बनाए जाते हैं, और नीचे पानी बहता है और ऊपर से बनाए जाते हैं। सीमेंट के पुल समान या समतल क्षेत्रों में बनते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, जैसे कि आपका बिहार हो गया। ऐसे राज्यों में ऐसा स्थिति होती है। आगे देखेंगे बल्लम। बल्लम क्या है दोस्तों? तो बल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, और जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है प्यारे। तो ये प्रश्न बना है, कई बार बना है कि बल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। आगे देखेंगे ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और ऊँट गाड़ी का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वह राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है प्यारे? राजस्थान में किया जाता है। इस तरह याद रखिएगा, स्कूल जाने के लिए कैसे कैसे साधन है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोग वह उस जगह पे करते हैं, मैदानी इलाकों में करते हैं, जहाँ पे रास्ते पथरीले हैं, जहाँ पे मोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैदानी इलाकों में, गांव में रास्ते पथरीले और असमान हैं, वहाँ पे प्रयोग करते हैं। जैसे बैलगाड़ी का उत्तराखंड में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। याद रखिएगा, जो पक्षी होती हैं इनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसी कारण जो वहीं आपके कोई भी एक्शन पक्षी को देख कर लेते हैं, आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, या पक्षी जो है आगे देख रहा है और पीछे से आप जा रहे हैं, तो पक्षी आपको जान जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है। ठीक ना? तो इसी कारण ज़्यादातर पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बात लिखी गई है। चलिए पक्षी के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी पॉइंट हैं पक्षी से हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है, ये बात याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये बातें लिखी गई है कि पक्षी जो होते हैं एक ही समय में दो चीज़ों को देख सकते हैं। याद रखिएगा, इनकी जो देखने की क्षमता होती है काफ़ी तेज़ होती है। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें उसी चीज़ पे केंद्रित होती हैं, उसी चीज़ पे लगी होती हैं। ये याद रखिए, जब कोई भी पक्षी है बिल्कुल सामने देख रहा है तो उसी चीज़ पे दोनों आँखें उसकी केंद्रित होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं पाती हैं। याद रखिएगा, ज़्यादातर ऐसे पक्षी हैं जिनकी आँखों की पुतली घूम नहीं पाती है, इसलिए ये बार बार क्या करते हैं? गर्दन घुमाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करते हैं? गर्दन घुमाते रहते हैं। तो ज़्यादातर पक्षी हैं, उनको देखते रहे होंगे आप, वो ज़्यादातर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं। तो जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं उनकी पुतली नहीं घूम पाती है, जो आँख की पुतली है इधर उधर नहीं घूम पाती है। जैसे मनुष्य होता है, वो एक ही तरफ अपना सिर एक ही जगह करके अलग अलग दिशाओं में अपनी पुतली को घुमा कर देख लेता है। ठीक ना? तो जैसे पक्षी हैं, कुछ पक्षियों की पुतलियाँ नहीं घूमती है, ज़्यादातर पक्षियों की, तो इसलिए अपनी क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को देखने के लिए वो अपनी गर्दन को हरदम एक्टिव तरीके से घुमाते रहते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब दोनों आँखों को एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी किसी वस्तु को देखता है और एक ही दोनों आँखों को एक ही बिंदु पर जब केंद्रित करता है तो वह उस दूरी को अनुमान लगा लेता है। ये बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर वह पक्षी जब अलग अलग चीज़ों को देखता है तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। ये बात आपको भी बता दिए हैं कि जो पक्षी होते हैं इनके अंदर गुण है कि एक ही साथ वो दो वस्तुओं को देख सकते हैं। याद रखिएगा, इनकी आंखें दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसी कारण। आगे देखते हैं। चलिए चील, बाज और गिद्ध। चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। इनकी देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट।
याद रखिएगा, ये पॉइंट एकदम याद रख लीजिए। जैसे चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया, ये ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं। जैसे जो चीज़ें हम 2 मीटर में देख लेते हैं, ये पक्षी उसको 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। याद रखिएगा, अगर हम किसी चीज़ को 2 मीटर की दूरी पर देख रहे हैं तो पक्षी उसको 8 मीटर दूर से देख सकता है। इसलिए चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं, इनको देखने की क्षमता जो होती है दूनी होती है मनुष्य से। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद अर्थात कान होते हैं, और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक ना, जहाँ आँख होती है उसी के बगल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र ही क्या कहलाते हैं दोस्तों? कान कहलाते हैं। और कोई भी पक्षी उस कान से सुनने का काम करता है। इसको याद रखेंगे, ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जो छिपकली होती हैं, जो दीवारों पे घूमने रेंगने का कार्य करती हैं, इनकी भी छोटे छोटे कान होते हैं। अभी हम बताएंगे जिन पक्षियों के कान होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं, और जिन पक्षियों के शरीर पे बाल नहीं होते और कान नहीं होते, वे अंडा देते हैं। इसको याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, मगरमच्छ का भी अपना कान होता है, लेकिन उसको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में बात लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। जानवरों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जानवरों पे अलग अलग पैटर्न, जो अलग अलग पैटर्न और उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। जैसे आप जानवर देखते हैं, जैसे शेर को ले लीजिए, चीता को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, उसके शरीर पे कहीं काला है, कहीं सफ़ेद है, कहीं लाल है, कहीं कुछ अलग अलग कलर होते हैं। तो जो एक कलर का पैटर्न होता है प्यारे, यह उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, ना कि उनकी त्वचा वैसी होती है। ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। यही बात कर रहा है कि जानवरों पे अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवरों के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। याद रखिएगा, उसको जब बाल को आप काट देंगे तो उसके त्वचा में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। उसके बाल जो होते हैं वही, जैसे कहीं लाल जमा है, कहीं सफ़ेद जमा है, तो उसके अंदर, जैसे गाय हो गई, गाय ही में कहीं काला है उसके बाल, और कहीं उसका बाल क्या है दोस्तों? सफ़ेद है। तो इसका पैटर्न किसके कारण होता है? तो बालों के कारण होता है। ये सीटेट में बहुत बार पूछा भी है, और यहाँ पे मैं इसको दर्शाया भी हूँ। 2016 में भी इसको पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे पॉइंट मैं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। कान वाले जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनका कान दिखता हो बाहर से दोस्तों, और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। याद रखिएगा। और जिनके शरीर के बाहर बिना कान होते हैं, जिनके बाहर कान मतलब छेद नहीं होता है, और उन पर क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, और उनके शरीर पर बाल नहीं होता है, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो कौन बच्चे जन्म देते हैं और कौन अंडे देते हैं, इसको याद रखिएगा। जिनके बाहर कान हो और शरीर पे बाल हो, वह बच्चा को जन्म देगा, और जिनके बाहर कान ना हो और शरीर पे बाल ना हो, वे अंडे को जन्म देते हैं। दोनों बात को याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलेंगे हाथी की दुनिया में। हाथी भी सीटेट और एनसीईआरटी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाथी के बारे में कम से कम 10 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बनता है कि कौन सी हाथी कहाँ पे रहना पसंद करती है, हाथी ठंडा गर्म, ऐसी चीज़ों को हाथी कब खाती है, हाथी कब झुंड में रहती है, हाथी कब छोड़ देती है झुंड को। ठीक ना, ऐसे चीज़ों को, हाथी को क्यों मारा जाता है, इतना पॉइंट हाथी से बनता है प्यारे, ये जो सीटेट में होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वह झुंड की मुखिया बन जाती है। याद रखिएगा, हाथी जो होती है वह झुंड में रहना पसंद करती है, याद रखेंगे। लेकिन जो हाथी होती है, जिसको हथनी बोला जाता है, ये झुंड में रहती है। मादा हाथी का मतलब जो फीमेल हाथी है वह झुंड में रहना पसंद करती है, इसको याद रखिएगा। और जो जिस हाथी का उम्र बहुत ज़्यादा होता है, वह झुंड की क्या होती है प्यारे? मुखिया होती है, मालिक होती है, याद रखिएगा, मलकिन होती है। आगे देखेंगे, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, नर हाथी नहीं होते हैं दोस्तों। मेल हाथी कोई भी झुंड में नहीं होता है। वे 14 या 15 साल, जब जो हथनी के बच्चे होते हैं वह 14 या 15 साल के बाद, वह उम्र में जब 14-15 साल की उम्र में हो जाते हैं, अधिकतर 15 साल लिखा हुआ मिलेगा प्यारे। तो जब 15 साल की उम्र में हो जाते हैं, तो जो हथनी के बच्चे होते हैं वह मेल हाथी होते हैं, वह झुंड को छोड़ देते हैं, याद रखिएगा। और जो फीमेल हाथी होती हैं वे झुंड में रहती हैं, याद रखिएगा। और जिसकी उम्र
सबसे ज़्यादा होती है वह फीमेल हाथियों की मुखिया होती है, याद रखिएगा। जो एक वयस्क हाथी होता है एक दिन में 100 केजी क्या खा लेता है, पत्तियां या झाड़ियां या टहनियां खा सकता है, याद रखिएगा। जो वयस्क हाथी मतलब जो बड़ी हाथी होती है एक दिन में 100 केजी पत्तियां खा सकती है, इसको याद रखिएगा। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत चीज़ अगर आपको सीटेट पढ़ना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना है प्यारे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हाथी होते हैं एक दिन में जो इनकी निद्रा होती है केवल टू केवल 2 से 4 घंटे की होती है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ये सोते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाथी को गर्मी पसंद नहीं है, याद रखिएगा। तो कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा करता है और जो हाथी होता है वह कीचड़ में सोना खेलना बहुत पसंद करता है, इसको याद रखिएगा। और उनके बड़े जो कान होते हैं हाथी के, उनके पंखे की तरह काम करते हैं, वह हवा लेने के लिए इसका बार बार डुलाते रहते हैं, याद रखिएगा। और खुद को ठंडा करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है फड़फड़ाते रहते हैं अपने पंख को, अपने खुद को ठंडा करने के लिए ये बड़े बड़े जो इनके पंख होते हैं उनके हवा के लिए प्रयोग करते हैं। और जो हाथी होती हैं वे कीचड़ में खेलना पसंद करती है अपने शरीर या त्वचा को ठंडक प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथियां होती हैं, मैं आपको बता दिया झुंड में कितनी हाथियां होती हैं, 10 से 12 मादा हाथियां होती हैं। और जो हाथी के बच्चे होते हैं वह 15 साल की उम्र के बाद जो मेल बच्चे होते हैं वह जिस झुंड को छोड़ देते हैं। और जो सबसे उम्र दरार जो हथनी होती है वह झुंड का क्या होती है, मालिक होती है या मलकिन होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं एक महान वृक्ष के बारे में। सीटेट का ऐसा कोई भी ईयर नहीं बीता जो इस वृक्ष के बारे में प्रश्न न बना हो प्यारे। तो चलिए इस वृक्ष को देखते हैं, खेजड़ी गांव, ठीक ना, एक राजस्थान का गांव है जो गांव का नाम है खेजड़ी। और खेजड़ी में जोधपुर के पास, खेजड़ी में भी उस जगह का नाम है जोधपुर, और जोधपुर के पास लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था और उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी, ठीक ना। और खेजड़ी गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। कोई अगर पूछ दे तो खेजड़ी गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, कहा जाता था बिश्नोई कहा जाता था। और याद रखेंगे खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है। वहीं पे एक वृक्ष उगता था जो वृक्ष का नाम है खेजड़ी, जो कि राजस्थान में यह कम पानी में उगने वाला वृक्ष है, याद रखिएगा। और यह वृक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वृक्ष की जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ में जू नहीं लगते हैं, इनकी लकड़ियाँ में घून या छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो नहीं लगते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है काफ़ी अच्छा टिकाऊ होती है, ये बात याद रखिएगा। और खेजड़ी के वृक्ष से फलियाँ निकलती है, फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है, याद रखिएगा। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है बता दिए, ठीक ना, याद रखिएगा। और खेजड़ी के वृक्ष से क्या मिलता है, हमें फलियां मिलता है, ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं बिहार में। बिहार में कुछ ऐसी प्रवृत्ति हैं जो काफ़ी सीटेट और एनसीईआरटी इसको देखती रहती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला, और बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला का एक गांव है जिस गांव का नाम है बोचहा गांव, याद रखिएगा। थोड़ा इसको ऐसे याद रखिए, बिहार का मुजफ्फरपुर का एक बोचहा गांव है और यहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है, तो बिहार का बोचहा गांव, याद रखिएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव। और मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर, ये भी बनता है, याद रखिएगा। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह अंडे देती हैं और मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल या फार्मिक एसिड पाया जाता है, ये भी बात को याद रखिए। यहीं पे सब चीज़ को कवर करिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका ईवीएस बहुत परसेंट, इतना मैं तो इतना नहीं कहूँगा कि सब चीज़ ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ आज मैं इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा हूँ प्यारे। तो चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खियाँ जो होती है वो अंडे देती हैं और अक्टूबर से दिसंबर इनके अंडे देने का उपयुक्त समय होता है। और बिहार का मुजफ्फरपुर का बोचहा गाँव जो मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और चलिए मधुमक्खी की दुनिया में चलते हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन होती है दोस्तों, रानी मधुमक्खी। और रानी मधुमक्खी का गुण होता है कि यह अंडे देती है। क्या करती है दोस्तों, अंडे देती है। और अंडा देने का समय जो है अक्टूबर से दिसंबर काफ़ी अच्छा माना जाता है। छत्ते में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, याद रखिएगा। उनमें क्या होती हैं, कुछ नर मधुमक्खी होती हैं। छत्ते में अधिकांश श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य होता है दोस्तों फूलों से रसों को चूस कर लाना और इसके बाद छत्ते का निर्माण करना, यही श्रमिक
का काम होता है। तो जो श्रमिक मक्खी होती हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा होती हैं, रानी मच्छियाँ कम होती हैं, एक होती है, और रानी मच्छी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है, इसको याद रखिएगा। और छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, केवल टू केवल ये रस चूसकर और छत्ते का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं ट्रेन के मैटर में। ट्रेन में एनसीईआरटी से क्या पैटर्न बनते हैं ईवीएस में, इसको कवर करेंगे। ट्रेन जो होती है वह ट्रेन जो कच्छ गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कच्छ में गांधीधाम से शुरू होती है, ये बात याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी में काफ़ी चर्चित बात है कि जो ट्रेन होती है वह आपका जब आप दक्षिणी पॉइंट से देखेंगे, बीचों बीच पॉइंट से देखेंगे, तो बीचों बीच पॉइंट में जैसे पश्चिमी पॉइंट में जाएंगे तो यह ट्रेन जो होती है वह गुजरात के कच्छ में गांधीधाम से शुरू होती है, इसको याद रखेगा। और गुजरात का प्रमुख प्रमुख खाना या गुजरात का या प्रमुख खाना है ये, इसको मान लीजिए या भोजन मानिए। गुजरात का जो प्रमुख खाना है ढोकला, चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ ये खाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ढोकला कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है पूछता है तो ढोकला कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का है, याद रखिएगा। ढोकला, चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ जो खाया जाता है यह क्या कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है दोस्तों, गुजरात का प्रसिद्ध भोजन है। चलिए ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट हैं, कुछ गांव हैं जो किस किस राज्य से बिलोंग करते हैं, एनसीईआरटी में इसका वर्णन है, इसलिए सीटेट में पूछता है। मडगांव कहाँ का हिस्सा है दोस्तों, यह गोवा में है। मडगांव कहाँ का है दोस्तों, गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं, ये भी प्रश्न बना है, इसलिए ये चीज़ें टाइप की गई है, ली गई है। गोवा से जब आप केरल जाएंगे तो गोवा से केरल तक की दूरी में 2000 पुल मिलेंगे आपको और 92 सुरंगों का वर्णन है एनसीईआरटी में, इसलिए पॉइंट मैंने आपके लिए लाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रेन का टिकट आप लोग देखते होंगे, ट्रेन टिकट के बारे में यहाँ पे ये बात बहुत बनता है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या चीज़ें रहता है दोस्तों, ट्रेन के टिकट पे क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। तो ट्रेन टिकट जब आप देखिएगा तो ट्रेन टिकट पे ट्रेन नंबर आपको मिल जाएगा, यात्रा की शुरुआत की तारीख मिल जाएगा, बर्थ और कोच की संख्या मिल जाएगी, और इसके बाद जो टिकट होता है उस पर किराया का मतलब उस पर कितना टिकट की लागत है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और कितनी दूरी की आपकी यात्रा है वो चीज़ें मिल जाएगी। ये सभी चीज़ें आपके ट्रेन के टिकट पे मिलता है, और जितने भी पॉइंट हैं सब एनसीईआरटी से हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में ये चीज़ें बना है और आपके सीटेट में सब चीज़ें पूछा है। ट्रेन टिकट पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है, तो ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत मतलब आप किस दिन से यात्रा शुरू किए हैं, बर्थ और कोच संख्या, कौन सी बर्थ में और कौन से कोच पे आपका सीट है, आपका किराया कितना है और कितने दूरी आपको तय करना है, कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा है, सब चीज़ें मिल जाएगा आपको, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे भाषा की, और जहाँ पे बोली जाती हैं वह राज्य की, ठीक ना। तो याद रखिएगा मलयालम एक भाषा है जो कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों, केरल में बोली जाती है, याद रखिएगा। मलयालम जो केरल में बोली जाती है। कोंकणी एक भाषा है जो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। कोंकणी अगर पूछ दे कि कोंकणी कहाँ बोली जाती है तो कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के हिस्से में बोली जाती है। चलिए मराठी एक भाषा है जो महाराष्ट्र में काफ़ी बोली जाती है, गोवा में, दमन में, दीव और दादरा नगर हवेली में बोली जाती है मराठी भाषा। आगे देखेंगे गुजराती जो भाषा है वह केवल टू केवल गुजरात में बोली जाती है। आगे देखेंगे कन्नड़ जो भाषा है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एमएच महाराष्ट्र में बोली जाती है, इसको याद रखिएगा। जो ये भाषा हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इनका वर्णन है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली भाषा है दोस्तों मलयालम कहाँ की भाषा है याद रख लीजिएगा, केरल की। गुजराती याद रख लीजिएगा, गुजरात की। और मराठी याद रखिएगा, महाराष्ट्र की। और कोंकणी याद रखिएगा, कर्नाटक की। ये चीज़ें बहुत पूछा है, कई बार पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। एक महान, याद रखिएगा, महान वेट लिफ्टर है कडम मल्लेश्वरी। कौन है दोस्तों, कडम मल्लेश्वरी। और इनका एनसीईआरटी में काफ़ी वर्णन है, एक चैप्टर ही इनके नाम से है, कडम मल्लेश्वरी। कडम मल्लेश्वरी से बहुत ज़्यादा ईवीएस में प्रश्न बना भी है, कई बार ये पूछा भी है, याद रखिएगा। कडम मल्लेश्वरी क्या है, तो कडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर का मतलब होता है दोस्तों भार उत्तोलक, भार उठाने वाली, याद रखिएगा। जो कडम मल्लेश्वरी हैं वह भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये सब चीज़ें मैं आपके लिए क्यों लिख कर लाया हूँ, इसलिए लिख कर लाया हूँ कि ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में पूछा है और ये परीक्षा में बना भी है, ठीक ना। कडम मल्लेश्वरी द्वारा कोई पॉइंट दे देगा और उसमें पूछेगा कडम मल्लेश्वरी क्या है, तो कडम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। कहाँ से ये बिलोंग करते
करती हैं? तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनके पिता क्या हैं? तो इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं और ये जब 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने की प्रैक्टिस करती हैं, अभ्यास करती हैं। इसका बात याद रखिएगा। जो कड़म मल्लेश्वरी की उम्र जब 12 वर्ष की थी तभी से ये वेट उठाने का काम करती हैं और याद रखिएगा अब वे एक बार में 130 केजी कितना पर दोस्तों 130 केजी का भार उठा लेती हैं और कड़म मल्लेश्वरी भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रसिद्ध 29 मेडल भारत के बाहर इन्होंने जीत चुकी हैं। और याद रखिएगा कड़म मल्लेश्वरी की 4 बहनें भी हैं, वे भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टर का अभ्यास करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं। कड़म मल्लेश्वरी से बाहर इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है प्यारे, सब प्रश्न इसी के इर्द गिर्द बनता है। कड़म मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 12 साल की उम्र में इन्होंने प्रैक्टिस अभ्यास स्टार्ट की थी और इस समय 130 किलो वजन वे उठा लेती हैं और 29 मेडल इन्होंने अभी तक भारत के बाहर जीती हैं। इनकी 4 बहनें, चारों बहनें भी यही काम करती हैं। एक कहानी के नुमा आप लोग याद कर लीजिएगा और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे फेरी। फेरी एक प्रकार की नाव है दोस्तों जो कहाँ पे चलती है? केरल में चलती है, इसको याद रखिएगा। फेरी क्या है दोस्तों? तो फेरी एक प्रकार की नाव है जो कहाँ पे चलती है दोस्तों? केरल में, इसको याद रखिएगा। बल्लम भी एक प्रकार की नाव है, लकड़ी की एक छोटी नाव होती है, वो भी केरल में चलती है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाई जाती है फूलों की घाटी। कहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ फूल हैं जैसे गेंदा हो गया, जेनिया हो गया और गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कपड़ों के रंगाई में गेंदा और जेनियों के रस का प्रयोग किया जाता है। जो फूल हैं इनके रस को निकालकर और कपड़ों की रंगाई की जाती है। याद रखिएगा जो फूल होते हैं उनसे इत्र भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। और फूलों से इत्र बनाने में जो प्रसिद्ध आपका उत्तर प्रदेश का जिला कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का एक कानपुर जिला है जो कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोनों चीज़ों को याद रखिए, उत्तर प्रदेश की 2 चीज़ें विरासत के रूप में हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग चलती है, याद रखिएगा। मधुबनी जिला में ये पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। साड़ियों पर भी मधुबनी पेंटिंग की जाती है, याद रखिएगा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग होती क्या है। याद रखिएगा चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। याद रखिएगा मधुबनी होती क्या है? यह चित्र में डिजाइन की जाती है और यह लोक कला है, यह बहुत पुराना रूप है और यह बिहार में है दोस्तों। याद रखिएगा बिहार का एक जिला है जो मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। याद रखिएगा कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर ये होगा कि मधुबनी है क्या? तो मधुबनी एक पेंटिंग का नाम है जो कि एक डिजाइन है, यह लोक कला है, बहुत पुराना है, यह बिहार से इसकी उत्पत्ति हुई है और बिहार का एक ज़िला है मधुबनी जिला, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ गया है मधुबनी पेंटिंग। याद रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक बार प्रीवियस ईयर देखेंगे तब आपको इसकी कीमत का पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग है यह चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। चावल के पाउडर के पेस्ट से ये पेंटिंग बनाई जाती है और जिसमें रंग मिलाया जाता है। याद रखिएगा इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। और चित्रों में जो इसका पेंटिंग होता है इसमें क्या क्या चित्र होते हैं? इंसानों का चित्र होता है, जानवरों का चित्र होता है, पेड़ों का, फूलों का और पक्षियाँ और मछलियों के कई और अन्य जानवरों के चित्र होते हैं। याद रखिएगा ये जब ये मधुबनी जिला का में ये मधुबनी पेंटिंग है और इसको बनाने के लिए याद रखिएगा नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों का प्रयोग किया जाता है और चावल के पाउडर के पेस्ट में सब मिलाकर बनाया जाता है। और बनाने में इंसानों का चित्र, जानवरों का, पेड़ों का, फूलों का, पक्षियों का, मछलियों का चित्र बनाया जाता है। याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं वेलवनिका गांव, जो कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में। वेलवनिका गांव पूछ देगा कि कहाँ का गांव किस राज्य में पड़ता है, तो यह कर्नाटक में है क्योंकि इसका एनसीईआरटी में वर्णन है। जितने भी गांव हैं जिनका एनसीईआरटी में वर्णन है वह आपकी एनसीईआरटी से उठाकर सीटेट में डायरेक्ट पूछ देता है और पूछा है इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर आ गया हूँ। किसी न किसी सत्र में पूछा होगा, जब आप लंबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला देखेंगे प्यारे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको गिजू भाई बधेका जो कि गुजरात में रहते थे, और गिजू भाई बधेका क्या किस लिए प्रसिद्ध है, सब चीज़ों के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी बार ये पूछ भी दिया है। तो
गिजू भाई बधेका जो हैं वह गुजरात से रहने वाले हैं या गुजरात से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बच्चों के ऊपर, किसके ऊपर दोस्तों, बच्चों के ऊपर बहुत कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों के ऊपर ये बहुत बहुत कहानियाँ लिखते थे। ये प्रश्न बनता है कि गिजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और क्यों ये प्रसिद्ध हैं, तो बच्चों के ऊपर एक तरह तरह की कहानियाँ लिखते थे। इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एक भारतीय राबिन, भारतीय राबिन का मतलब है दोस्तों, इसका नाम है कलचीड़ी, ठीक ना, और एक पक्षी है, याद रखिएगा। भारतीय राबिन अपने अंडे जो होती है वह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देती है। यह चिड़िया के बारे में कहा है। एक चिड़िया है जो भारत में, जिसको भारतीय राबिन या कलचीड़ी के नाम से जानते हैं, और जो ये अंडे होती है अपने अंडे को सड़क के किनारे या पत्थरों के बीच में देती है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर बात कर लें यहीं पे सेकंड पॉइंट है कि कोयल की, तो जो कोयल होती है ये भी एक पक्षी है, और जो कोयल होती है यह घोंसला नहीं बनाती है। अगर ऐसा प्रश्न बने तो आप याद रखिएगा, जो कोयल होती है वह घोंसले का निर्माण नहीं करती है, लेकिन जब इसे अंडा देना होता है तो कोयल जो होती है वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है, याद रखिएगा। जो कौवा होता है, कौवा के घोंसले में कौन अंडा देने का काम करती है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो कोयल होती है। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, कोयल जो अपने अंडे होती है वह कौवे के घोंसले में देती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं। कहीं भी बन जाए, जो पक्षी होते हैं घोंसले क्यों बनाते हैं, तो अंडे देने के लिए बनाते हैं, ये बात को याद रखिएगा। बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ये भी बात को याद रखिएगा, ठीक ना, ठीक ना। एक गांव है नलमंदा जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, याद रखिएगा। नलमंदा कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे देखेंगे हिलगुड्डी, हिलगुड्डी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। और याद रखिएगा हिलगुड्डी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है, याद रखिएगा। जो बच्चे होते हैं हिलगुड्डी में, हिलगुड्डी कर्नाटक में एक जगह है, और हिलगुड्डी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बच्चों की पंचायत को भीम संघ के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वृक्ष के बारे में कहा है, और उस वृक्ष का नाम है बरगद, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी घोषित किया गया है, याद रखेंगे। तो बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं, ठीक ना। जब आप बरगद को देखेंगे तो बरगद से तमाम लताएं जो होती हैं नीचे लटकी होती है, और जब नीचे लटकते लटकते जब उसका संपर्क पृथ्वी से होता है, भूमि से होता है, तो उसकी जो वह लताएं होती हैं वह जड़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही बात ये कहा गया है प्यारे, कि बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाएं की तरह दिखता है, वास्तव में इस पेड़ की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, इसको याद रखिएगा। यह जो होता है बरगद का विशेषता होती है, जो कि एनसीईआरटी और सीटेट में कई बार पूछा है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, एक वृक्ष का नाम है जिसको बोलते हैं रेगिस्तानी ओक। इस वृक्ष को बोलते हैं रेगिस्तानी ओक, या इसे बोलते हैं डेजर्ट ओक, ठीक ना, याद रखिएगा। डेजर्ट ओक या रेगिस्तानी ओक के नाम से जाने जाने वाला यह पेड़ है, जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक या आपका डेजर्ट ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या पानी बहुत कम इसे आवश्यकता होती है, ये भी बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह जो ओक का पेड़ होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं, इसको जब पानी ज़्यादा ऊपरी सतह से नहीं मिल पाता है, तो इनकी जड़ें बहुत अंदर तक, कहाँ तक दोस्तों, बहुत अंदर तक पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं, और जहाँ तक उसको पानी मिल जाए, ठीक ना, उसकी जड़ें वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक उसे पानी मिल जाए। तो वही बात कहा है कि ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, ठीक ना। और जहाँ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब पानी की किल्लत होती है, तो याद रखिएगा इसके तने में पाइप डाल के वहाँ की जो जनजाति होती है पानी निकाल कर उसको पीती है, सेवन करती है, इसको याद रखेंगे। यह जो है रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक इसे पानी मिल जाए। रेगिस्तानी ओक जो होता है उसे डेजर्ट ओक के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। असम की बात करेंगे। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न ये बहुत बार बना है कि बिहू उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है, तो असम का। और जब असम में चावल उत्पादन होता है, धान की उत्पत्ति होती है, तो उस समय यह जो है उत्सव मनाया जाता है, और इस उत्सव को बिहू उत्सव के नाम से जानते हैं। और माघ में बिहू 14 और 15 जनवरी को, या असमिया में याद रखिएगा कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 14-15 जनवरी या असमिया कैलेंडर के 10वें
महीने के पहले और दूसरे माघ में ये मनाया जाता है। और असम चावल में नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। इसी बात को याद रखिएगा, बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। और चावल उत्पादन के समय ये मनाया जाता है और माघ महीने में मनाया जाता है, या आप लोग 14-15 जनवरी के नियर अबाउट इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं, ये भी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो बिहू अवसर होता है, यहाँ पे जो डंडियाँ होती हैं, डंडियों को ज़मीन पे पटकाया जाता है, यही बांस की छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं और इसको पटक के यह अवसर मनाया जाता है। वहाँ के लोगों का यह प्रमुख उत्सव है। चलिए आगे देखते हैं। मुक्तापुर गांव, याद रखिए मुक्तापुर का गांव जो है वह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है प्यारे? मुक्तापुर गांव पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली, याद रखिएगा, जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना राज्य में पड़ती है, इसको याद रखिए। जो थोड़ा लिखा गया दूसरे तरीके से, जब आप लिखावट को पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा यह मिस्टेक होगा। मुक्तापुर गाँव जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पोचमपल्ली जो है वह तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली एक तेलंगाना राज्य का जिला है और पोचमपल्ली काफ़ी प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली के नाम पर ही वहाँ की साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली के नाम पे वहाँ के इत्र हैं, वहाँ के खिलौने भी भारत में बहुत ज़्यादा बिकते हैं और प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जिला में पारंपरिक व्यवसाय है, जैसे कालीन बुनाई, खिलौना बनाना और इत्र उत्पादन, जो कि पोचमपल्ली का पारंपरिक व्यवसाय है। और ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहाँ पर इन्हें बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो पोचमपल्ली में जो है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना और इत्र जैसे उत्पादन होते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये अगला पॉइंट मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बता रहे हैं, जैसे कुल्लू साल यह उसी के जगह पे पड़ गई है जहाँ पे बनाई जाती है। जैसे मधुबनी पेंटिंग अभी बताएं, बिहार का जो मधुबनी जिला है वहाँ से बनी है, उसी के नाम पे पड़ गई है, ठीक ना, इसी को याद रखिएगा। जैसे आप लोगों को अभी ऐसे पोचमपल्ली बोल दिया जाए तो पोचमपल्ली साड़ियाँ, तो यह पोचमपल्ली साड़ियाँ तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली जिला है, वहीं पे बनती हैं, उसी के नाम पे प्रसिद्ध हो गई हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। अबू धाबी कहाँ पड़ता है? संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। और अबू धाबी की मुद्रा भी पूछ देता है दोस्तों, तो अबू धाबी की जो मुद्रा है वह दिरहम है। क्या है दोस्तों? दिरहम है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए मलयालम भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो मलयालम भाषा में जो चितप्पन, ठीक ना, मलयालम भाषा का एक शब्द है चितप्पन। चितप्पन किसे कहते हैं? तो मलयालम भाषा में जो पिता का छोटा भाई अर्थात जो चाचा, बच्चे के जो चाचा लगते हैं, उनको चितप्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चितप्पन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। कुजम्मा जो होता है, चाची को क्या बोला जाता है? पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुजम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुजम्मा बोलते हैं, याद रखिएगा। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, याद रखिएगा। केरल में सबसे ज़्यादा आपको नारियल मिल जाएगा, ठीक ना, आपको केला मिल जाएगा, कटहल मिल जाएगा, पपीता और सुपारी जो केरल की प्रसिद्ध पेड़ हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखिएगा नारियल और केला जो केरल के लिए प्रसिद्ध है, इससे प्रश्न बनते हैं और एनसीईआरटी में काफ़ी बार इसका वर्णन है, इंपॉर्टेंट है, नारियल केला केरल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है जिसका नाम है खजूर, रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, इसको जल की काफ़ी कम आवश्यकता होती है, याद रखेंगे, ठीक ना। केरल में विभिन्न मसाले भी मिलते हैं, केरल, ठीक ना, ये इसको याद रखिएगा। मसालों का शहर या मसालों का कटोरा कहा जाता है केरल को, जहाँ पे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च काफ़ी मात्रा में उत्पादित होती है, याद रखिएगा। केरल में क्या मिलता है? काफ़ी मसाले यहाँ से मिलते हैं, उत्पादन होते हैं, याद रखेंगे, ठीक ना। जैसे आप लोगों को अगला पॉइंट बताया गया है कि गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि, इससे क्या बनता है? गरम मसाला बनता है। अगर आपको ये भी प्रश्न बने दोस्तों कि गरम मसाला का निर्माण किससे हुआ है, तो छोटी बड़ी इलायची हो गई, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बनता है गरम मसाला। और गरम मसाला का सबसे प्रसिद्ध राज्य उत्पादित करने वाला आपका केरल है, याद रखेंगे। चलिए आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेफ्टिनेंट कमांडर एक हैं जो जिनका नाम है, याद रखेंगे, वहीदा प्रिज्म, जो कि एक महिला हैं। क्या है दोस्तों? वहीदा प्रिज्म एक महिला हैं जो कि भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। क्या है दोस्तों? भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर इन्हीं के नाम से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सीटेट में कई बार बना भी है, तो इसको इसलिए आप इसको देखिए। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करती हैं और एक महिला हैं। आपको भी पहले बता दिया कि एक परेड का नेतृत्व करती हैं और ये क्या हैं दोस्तों? ये महिला भी हैं, याद रखिएगा।
वाहिदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के धनड्डी से हैं, याद रखिएगा। वाहिदा प्रिज्म का जो निवास स्थान है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला का धनड्डी है, इसको याद रखिएगा। चलिए परेड के बारे में बात कर लें तो याद रखिएगा जो कि सैनिक लोग परेड करते हैं, परेड में कुल आदेशों की संख्या पूछ देता है, तो परेड में कुल आदेशों की संख्या कितना होता है? 36 होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं प्रिज्म के बारे में याद करेंगे। जो प्रिज्म होता है यह कांच का कटा हुआ एक भाग ही होता है जो कि एक या त्रिशंकु आकार का होता है या त्रिभुज आकार का होता है। तो याद रखिएगा प्रिज्म में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो 7 रंग दिखाई देते हैं। अगर रंगों की बात करें तो VIB GYO से याद रखिएगा, ये 7 रंग होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और वायलेट। इसको इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए 7 रंग होते हैं, इसको याद रखिए। आगे देखते हैं तिब्बती। तिब्बती जिसे जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है, याद रखेगा। जो तिब्बती होता है, तिब्बती को भोटी नाम से भी जानते हैं और लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसको हम लोग तिब्बती बोलते हैं। चलिए प्यारे आगे चलते हैं। रेशम का कीड़ा, एक बात करेंगे रेशम के कीड़े के बारे में। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को अपने उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। चलिए देखते हैं, रेशम का एक कीड़ा है जो अपनी मादा कीड़ा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चींटियाँ भी जो होती हैं, चींटियाँ एक लाइन में जैसे चलती रहती हैं तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं दोस्तों? चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं, अर्थात गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता मिल जाता है और सूंघकर पीछे की चींटियाँ एक सीधी रेखा में चलती रहती हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए जैसे कि मच्छरों के बारे में बात कर लें। जैसे मलेरिया का काफ़ी इसमें चर्चित है। मलेरिया में व्यक्ति को ठंड लगता है। मलेरिया में जो होता है, मलेरिया कैसे फैलता है? तो यह मच्छरों के काटने से फैलता है, याद रखिएगा। ठीक ना। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलवे तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, याद रखिएगा। जो मच्छर लोग होते हैं, मच्छर व्यक्ति को, जैसे आप शांति से बैठे हुए हैं, मच्छर आपको काटने लगा, तो मच्छर कैसे जान गया कि आप वहाँ पे आ गए? तो आपकी गर्मी से या व्यक्ति के गंध से मच्छर उसको सूंघ लेता है या उसके पास पहुँच जाता है। ठीक ना, ये बात को याद रखिएगा। एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मच्छर किसी व्यक्ति के गंध या उसके गर्मी से उसके पास पहुँचता है काटने के लिए, इसको याद रखिएगा। और मलेरिया मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया जो है, याद रखिएगा, सिनकोना वृक्ष के छाल से इसका दवा बनाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है और जो कुत्ते होते हैं वे सूंघ के अपनी जगह का पता लगा लेते हैं। यह एनसीईआरटी में वर्णन है, इसलिए चीज़ें बनाए, नहीं तो कितने लोग कहेंगे ये क्या चीज़ें इसमें आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके के बाहर का कुत्ता उसके इलाके में आया था। ये बात को याद रखिएगा। ठीक ना, इस बातों को समझिएगा। ठीक ना। तो आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कुत्ते होते हैं तो वह मल मूत्र से, जैसे कुत्ते होते हैं उनका क्षेत्र बटा होता है, अगर उनके क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो वह समझ जाते हैं कि इस क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आया था। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए जानवरों के देखने के रंगों को बात करेंगे। तो जो जानवर होते हैं वे केवल काला और सफ़ेद 2 ही प्रकार के रंग को देख पाते हैं, याद रखिएगा। उनको कलर नहीं दिखाई देता है, इतना याद रखिएगा। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं, याद रखिएगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और सांप जो होता है, सांप का कान नहीं होता है, सांप के कान नहीं होते, सांप को सुनाई नहीं देता है, याद रखिएगा। सांप को कोई भी चीज़ कंपन के माध्यम से सुनाई देती है। जैसे मान लीजिए अगर सांप है, अगर उसके आप पास जा रहे हैं तो वह पता कर लेता है कि कोई हमारे किस दिशा से हमारे पास आ रहा है। तो सांप को कभी सुनाई नहीं देता है, इसका एनसीईआरटी में वर्णन है। सांप को केवल कंपन से महसूस होता है कि कोई भी शिकारी या कोई भी व्यक्ति, मनुष्य उसके पास किस दिशा में कैसे आ रहा है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखता है तो वह खास करके अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब है कि याद रखिएगा कुछ ऐसे जंतु या जानवर होते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है। और जैसे मान लीजिए शिकारी को देखेंगे तो अलग प्रकार की भाषा, अपने साथियों को देखेंगे तो अलग प्रकार की भाषा, मतलब अलग अलग बोलियाँ की भाषा निकाल लेते हैं। इसका एनसीईआरटी में वर्णन है, इस बात को याद रखिएगा। और वे जैसे शिकारी को देख लिए लंगूर तो वह अलग प्रकार की भाषा को निकालकर अपने साथियों को संकेत देते हैं, तुम भी सावधान हो जाओ। आगे देखते हैं। जैसे कुछ पक्षी अलग अलग
अलग अलग खतरों से बचने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, अभी आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। जैसे जो पक्षी होते हैं उनकी भी अपनी भाषा होती है, और जब वे किसी शिकारी को देखते हैं तो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे कोई उड़कर आ रहा पक्षी जैसे बाज गिद्ध है तो उसके लिए अलग प्रकार की, और जैसे जो किसी धरती से या मिट्टी पर चल कर आ रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार की आवाज़। चलिए देखते हैं मछलियों के बारे में बात करेंगे। तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। याद रखिएगा, जो मछलियाँ होती हैं, एक मछली जिस रास्ते से हटती है दूसरी मछली भी उस रास्ते से मुड़ जाती है। तो इसकी जो पहचान होती है, एनसीईआरटी में इसका वर्णन है कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। इसको याद रखिएगा। जैसे कुछ जानवर होते हैं, जैसे तूफान या भूकंप की जब उसे कल्पना होती है, ठीक ना, जब उन्हें महसूस होता है कि जैसे तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है, तो वे अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। इसको याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में इसका वर्णन है। चलिए आप लोगों को एक पॉइंट ही बता दे रहे हैं उस उदाहरण के तौर पर। जैसे जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों को इस व्यवहार को समझते हैं और जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, ठीक ना, या कोई अनहोनी होने वाली है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे आप लोगों के लिए एक पॉइंट मैं और लेकर आया हूँ। जैसे 2004 के दिसंबर में आई एक सुनामी थी, ठीक ना, एक सुनामी आई थी 2004 के दिसंबर में, जो कुछ समय पहले वहाँ के जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों का अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी, और उन्होंने उस इलाका को तुरंत खाली कर दिया था, और उस सुनामी से वहाँ की जान माल की बचत हुई थी, ठीक ना। अगर वह नहीं जान पाती उनकी भाषाओं को, वे वहाँ के जो जंतु जानवर थे वह अजीबोगरीब वह हरकतें करने लगे, और हरकतों से वहाँ की जो जनजाति थी वह जान गई कि कुछ होने वाला है, और तुरंत उस जगह को, उस सुनामी की वाली जगह को खाली कर दिए, और इस प्रकार उनकी जान बच पाई। याद रखिएगा, इस आधार पर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह बच्चों के बताने के लिए एनसीईआरटी में इसका लिखा गया है, और इसी को उठाकर क्या करता है सीटेट अपने प्रश्न में दे देता है। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, एक दूसरे से बात भी करती है। याद रखेंगे, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी होती है। यह एनसीईआरटी में वर्णन है। आगे देखेंगे अस्लाथ। अस्लाथ एक प्रकार का जो जानवर है जो कि भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, ठीक ना, और यह करीब, इसे आलसी जानवर कहा जाता है, और यह 17 घंटे पेड़ों के ऊपर उल्टे लटक कर सोता है। कितने घंटे दोस्तों? 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है, मस्ती करता है। याद रखेगा, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की ये पत्तियां खाता है। इतना आलसी है, इतना आलसी है कि 17 घंटे सोता है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। इसका नाम क्या है? अस्लाथ है, ठीक ना। तो परीक्षा में बन जाता है, भालू जैसा दिखने वाला, पेड़ों पे उल्टा लटक कर 17 घंटा सोने वाला वह कौन सा जानवर है? तो वह भैया क्या है? स्लाथ है। इससे आप लोग याद रखिएगा। और जिस वृक्ष पे रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है, और यह लगभग 40 वर्ष का इसका जीवन काल माना जाता है, और यह 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है, अर्थात एक पेड़ पे 5 साल बिता देता है, ठीक ना। और सप्ताह में केवल एक बार नीचे उतरता है, वो भी किसके लिए दोस्तों? शौचालय के लिए। याद रखिएगा, शौच के लिए केवल यह पेड़ से एक बार हफ्ते में नीचे उतरता है। बहुत बड़ा आलसी जानवर है। चलिए आगे देखते हैं, बाघ के बारे में बात कर लें। तो बाघ की जो मूछें होती है हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। याद रखिएगा, जो बाघ होता है ना, बाघ जो होता है वह रात्रि में भी उसको कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है, और बाघ की जो भौवें होती हैं, जो मूछें होती हैं, वह कंपन के माध्यम से पता कर लेती हैं कि शिकारी किस दिशा से उसके पास आ रहा है, या कोई भी जंतु या कोई भी जानवर किस दिशा से उसके पास आ रहा है, ठीक ना। यही बात कहा गया है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। वो पता लगा लेती हैं किस दिशा से कोई व्यक्ति उसके तरफ आ रहा है। आगे देखेंगे, बाघ की मूछें से इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद होता है। ये भी याद रखेंगे। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, और इसके बाद वे अपने इलाके में, अगर कोई बाघ के इलाके में कोई दूसरा बाघ आ जाए या कोई दूसरा जंतु जानवर आ जाए, तो वह जान जाता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा जंतु जानवर या बाघ आया था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह इलाका, बाघ का यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध से झट उसे पहचान लेते हैं। याद रखिएगा, तुरंत उसे पहचान लेते हैं। अगर दूसरे के मूत्र या गंध को वे सूंघते हैं तो पता पा जाते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाघ मौके के अनुसार
अपनी आवाज़ बदलता रहता है, गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है, कराहता है तो अलग आवाज़ निकालता है, गुर्राता है तो अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है, और बाघिन को जब वो उसके पास अपने पास बुलाना होता है तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है। तो इसके बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि बाघ का भी अपनी भाषा होती है, और बाघ जो होते हैं वो अपने अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को निकालने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाघ का गुर्राना, जब बाघ गुर्राता है, गरजता है, तो 3 किलोमीटर की दूरी से इस चीज़ को सुना जा सकता है। याद रखिएगा, 3 किलोमीटर की दूर से इसको सुना जा सकता है। आगे देखेंगे, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। बाघ इतना बड़ा अनुभवी होता है कि अगर कोई पत्ता हिल रहा है तो हवा से हिल रहा है तो उसके भी अंतर को जान जाएगा। किसी शिकारी के द्वारा वो पत्ता उस शिकारी के लगने से या शरीर के टच से वो पत्ता हिल रहा है तो उसके भी अंतर को भाप लेगा। मतलब समझ लीजिए कितना अंतर को वह भाप लेता है, इसलिए उसको बाघ कहा जाता है। सिग्नल आगे देखते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। चलिए, बाघ के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे कुछ जंतु हैं जिनके जिनके कान कई दिशाओं में, ठीक ना, जंतु के कान जो होते हैं, कान के ऊपर जो उनकी पट्टे होती हैं, जो जैसे हाथी हवा का प्रयोग करती है, उसी तरह कुछ जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली। इसके बाद बाघ हो गया, आवाज़ों को सुनने के लिए वह अलग अलग दिशाओं में इसे घुमाते रहते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में बहुत बार इसका वर्णन भी है कि बाघ के दोनों कान बाहर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। इसको याद रखिएगा। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद भी आज वह खतरे में है। याद रखिएगा, खतरे का मतलब यह है कि बाघ को उसके खाल के लिए, हाथी को उसके दांत के लिए, कस्तूरी हिरण को थोड़े खुशबू के लिए, ठीक ना, मार दिया जाता है। इसीलिए शिकारी लोग ही मारते हैं, और इनको मारने से बचाने के लिए सरकार द्वारा जानवर सुरक्षा या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया है। कोई भी इन जीवों का शिकार करता है तो उसे कारावास और सजा हो सकती है, तो इसलिए प्रावधान लाए गए हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, उसकी खाल के लिए उसे मार दिया जाता है। एक प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, दांत के लिए किस जानवर को मारते हैं, तो हाथी को, ठीक ना। सींग के लिए किस जानवर को मार देते शिकारी द्वारा मारा जाता है, गैंडे को। और इसके बाद याद रखिएगा, खाल के लिए किसको मारा जाता है, शेर को, मगरमच्छ को, और सांप को खाल के लिए मार दिया जाता है। और इसके बाद थोड़ी सी सुगंध के लिए कस्तूरी हिरण को मार दिया जाता है। एक पॉइंट और याद रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बना भी है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि लुप्त हो जाने का खतरा है। याद रखिएगा, ठीक ना। लुप्त हुए जंतुओं के, या जैसे जिन जंतुओं की विलुप्ति के कगार पे हो गई है, उनका जो वर्णन है किस किस बुक में किया जाता है, तो रेड बुक में किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड बुक क्या है, तो विलुप्ति के कगार पर गए जंतुओं और जानवरों का संग्रह या डाटा को रेड बुक में लिखा जाता है। आगे देखते हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत जंगलों को सुरक्षा दे रही है, और जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया, जहां पे जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट और अलग अलग प्रकार की योजनाएं और नियम कानून बनाए जा रहे हैं। आगे देखेंगे, राजस्थान के भरतपुर जिले में इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है, ठीक ना। याद रखिएगा, यहाँ के लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान के भरतपुर में एक घना है, ठीक ना, जिले में एक घना, ठीक ना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है, और यहाँ के जो लोग हैं वह जंगलों में निवास करने वाले जानवरों को और पेड़ों को, दोनों को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। आगे देखेंगे, सपेरे लोगों के बारे में बात करेंगे। सपेरे लोगों को क्या कहा जाता है, तो कालबेलिया कहा जाता है। याद रखेंगे, सपेरे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। याद रखिएगा, कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जो होता है वह सपेरे लोग को कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय होता है सांप को नचाना या सांप को डांस कराना। याद रखेंगे, हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। याद रखिएगा, जहरीले सांप कितने भारत में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट हैं।
इन चारों सांपों के नाम देख लीजिए। एक का नाम है नाग, एक का नाम है करैत और एक का नाम है दुबैया और एक का अफाई। ठीक ना। भारत में पाए जाने वाले 4 प्रकार के जहरीले सांप नाग, करैत, दुबैया, अफाई हैं। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जहर के असर को ख़त्म करने के लिए जो सांप की दवाई होती है वह सांप के विष से ही बनाई जाती है। और उस दवा का नाम क्या है दोस्तों? उस दवा का नाम सीरम है। ठीक ना। सांप के काटने की दवा का नाम सीरम है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है, उसी के जहर से बनाई जाती है। इसको याद रखेगा। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? पूछता है। 4 प्रकार के, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। इसको याद रखेगा। सांप के कान नहीं होते हैं, सांप जो होते हैं वो कंपन के माध्यम से उनको सुनाई देता है। ठीक ना, याद रखेगा। और यह दवाई सीरम के नाम से जानी जाती है, जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है, याद रखेंगे। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है, याद रखेंगे। इसका भी एनसीईआरटी में वर्णन है। और हमारे पेट का पाचक रस क्या होता है? एसिड अम्ल होता है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। काला हाड़ी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, याद रखेंगे। कहाँ पे सबसे अधिक चावल उत्पन्न किया जाता है? तो एनसीईआरटी में इसका वर्णन है। तो याद रखिएगा, काला हांडी में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? चावल उत्पन्न किया जाता है। इसको याद रखिएगा। फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ के लोग क्या होते हैं दोस्तों? भूखमरी का शिकार होते हैं, काला हांडी में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने के बाद भी। इसको याद रखेंगे। पूछता है कि आत्रेयपुरम गाँव किस राज्य का हिस्सा है? तो आत्रेयपुरम गाँव जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसको याद रखेंगे और समझेंगे। ठीक ना। इसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे पदार्थ हैं और उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है। ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने लोग इसको देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए चीज़ें हैं और यहाँ पे घरेलू उपाय। ठीक ना। जैसे दूध को कैसे सुरक्षित रखते हैं दोस्तों? तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसको उबाला जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में इसका वर्णन है। दूध को उबालकर उसको सुरक्षित रखते हैं। जैसे पका हुआ चावल है तो उसको अधिक समय तक कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो एक कटोरे में उसमें पानी डालकर और किसी बर्तन को उसी कटोरे में रख देंगे। ठीक ना, उसमें चावल रख देंगे और चावल जिस पात्र में बना रहेगा उसी को किसी पानी वाले बर्तन में, पात्र में रख देंगे, तो पका हुआ चावल अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक ना। आगे है हरा धनिया। हरा धनिया को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो गीले कपड़े में लपटकर उसको अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक ना। या पान की पत्ती भी यहीं पे अगर आ जाए उसका भी वर्णन है। ठीक ना। अगर मैं इसको लिखा नहीं हूँ तो इसे याद रख लीजिए। हरा धनिया हो गया, पान की पत्ती हो गई, गीले कपड़े में लपेटकर इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसको याद रखेंगे। ठीक ना। अगला पॉइंट है जैसे प्याज, लहसुन हो गया, लहसुन हो गया। इसको कैसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसको खुलों में रख सकते हैं दोस्तों, याद रखेगा। नमी से बचाकर, नमी से दूर रख के हम इसको अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे प्याज हो गया और लहसुन हो गया। एक खाद्य पदार्थ हैं कुछ जिनको घरेलू विधि द्वारा अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के उपाय हैं, याद रखेगा। अचार रखने से पहले शीशा को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशे के अंदर से नमी दूर हो जाए, और नमी दूर हो जाएगी तो अचार सड़ेगा नहीं। इसको याद रखेगा। और अचार को सड़ने से बचाने के लिए उसमें नमक भी मिलाया जाता है, NaCl। इसको भी लंबे समय तक रखने के लिए अचार में मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे उस पौधे का नाम है नेफेंथिस। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत के मेघालय में, और विश्व की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा नेफेंथिस जैसा पौधा है जो कि कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कीटभक्षी पौधा कहलाता है। भारत के मेघालय में मिल जाएगा आपको, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। और यह जो होता है यह दलदली स्थानों पे, दलदली स्थान का मतलब हो गया ये दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं। यह जो होते हैं नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए, या किसके पूर्ति के लिए दोस्तों? नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए चूहों, मेढक, छोटे छोटे कीटे पतंगों को ये सेवन कर लेते हैं। जब कीट पतंग इनकी पत्तियों पर जाकर बैठते हैं तो पत्तियों को मोड़कर वे उसका भक्षण कर लेते हैं। ये ऐसे पौधे हैं नेफेंथिस, जो कि भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और घड़े के पास खुशबू निकलती है। या इसके जब खुशबू निकलती है और जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं इसके पास, और इसके ऊपर पहुँचते कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इनका एका कर लेता है, सेवन कर लेता है। इसको याद रखेगा।
ठीक ना, याद रखेंगे। ठीक ना, जैसे कुछ बीज हवा में उड़कर, जैसे कहा जाता है ना कि बीजों पौधा का कैसे उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा बीज जो होते हैं, पौधे के कुछ बीज होते हैं, वह हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, या जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं, और अटक कर एक दूसरे से पौधे के जो छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे या जंतुओं के खूर में फंस जाएंगे, किसी व्यक्ति के शरीर पे फंस जाएंगे, और ऐसे ऐसे ये जिनके जो बीज होते हैं एक स्थान पर दूसरे स्थान पर इसी विधियों द्वारा दूर दूर तक छिटक जाते हैं, और एक काम करते हैं दोस्तों, छिटक कर बिखर जाते हैं, और बाद में ये पौधे का निर्माण करते हैं। इसको याद रखिएगा, और इनका उपयोग पौधों के रूप में हम लोग करते हैं। इसका एनसीईआरटी में वर्णन है, इसलिए इसका हमने लाया। ठीक ना, ठीक ना। एक घटना है जो कि एनसीईआरटी में काफ़ी बार बनती है, और यह घटना 1948 की है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज मेस्ट्रल, और जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्तों के साथ सैर कर रहे थे, और कुत्तों के साथ साथ जब वे घूम रहे थे तो एक वृक्ष था, और उस वृक्ष पे उसका फल था, और फल के ऊपर बाहर बहुत चारों तरफ उसके कांटे लगे होते हैं, और वह कांटा जो था उनके कपड़े पर चिपक गया, और चिपकने के बाद उन्होंने उस वृक्ष के उस फल को देखकर काफ़ी हैरान रह गए, और हैरान रहने के बाद झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे, और बीजे में छोटे छोटे हुक थे। ठीक ना, उस बीज में क्या थे दोस्तों, छोटे छोटे हुक थे, और इसी से वह कौन, जॉर्ज मेस्टल साहब ने खोज कर दिया, और उस खोज का, उस आइडिया का वे वेलक्रो नाम रखे। क्या नाम रखे दोस्तों, वह आइडिया थी वेलक्रो की, और इसका प्रयोग आज हम जूते, कपड़े, सैंडल, बैग में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरी परत को चिपकाने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं वेलक्रो। क्या बोला जाता है दोस्तों, वेलक्रो। और कहता है कि इसकी खोज किसने किया, तो जॉर्ज मेस्ट्रेल ने किया। कब किया, 1948 में किया। इस बात को याद रखिएगा, तो इसलिए मैं इसको ला दिया। चलिए देखते हैं अपने देश में कौन सामान किसने लाया। ये भी एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमारे यहाँ जो मिर्ची है वह पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। तो इसे याद रखिए, मिर्ची भारत में कहाँ से आई है, तो दक्षिण अमेरिका से आई है। कौन कौन लाया है, तो मिर्ची पुर्तगाल के लोग लाए हैं। याद रखिएगा, कहाँ से लाए हैं, तो दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। भिंडी कहाँ से आई है, तो यह अफ्रीका से आई है। गोभी मटर कहाँ से आया है दोस्तों, यूरोप से आया है। इससे याद रखिए, चाय जो है वह असम से आई है। इसके नहीं, ऐसे याद रखिए, चाय का उत्पादन असम में होता है ज़्यादा, लेकिन याद रखिए असम से नहीं आई है। चाय जो है दोस्तों वह कहाँ से आई है, भारत में चीन से आई है। इसको ऐसे याद रखिए। सोयाबीन जो है वह चीन से आई है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ठीक ना, इसके बाद सोयाबीन जो है वह चीन से आई है, बीन जो है वह अमेरिका से आया है। इसको याद रखेंगे, समझेंगे। ठीक ना, इसके बाद बैगन हो गया, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिड्डा, मेथी, ये सब भारत में ही उगाया गया है, और ये भारत की ही खाद्यान्न है। भारत में ही इसकी खोज की गई है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैसलमेर के राजा के बारे में बात किया है, और जैसलमेर के राजा थे जिनका नाम था घरसी। क्या था दोस्तों, घरसी। और 650 साल पुराना, 650 साल पुराना उन्होंने एक काम किया, और उस काम का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक तालाब खुदवाया, और वो एक नहीं थे, पूरे कितने थे दोस्तों, 9 थे तालाब। और 9 तालाब इस प्रकार थे, जल की पूर्ति के लिए जैसलमेर के राजा थे जो दो तालाब का निर्माण कराए। एक तालाब में जब पानी भरता था दूसरे में जाता था, दूसरे से तीसरे में जाता था। तो इस प्रकार जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी नष्ट न हो, इसलिए जैसलमेर के राजा, ठीक ना, घरसी साहब ने एक तालाब का निर्माण कराया था। और इस तालाब में 9 प्रकार के तालाब थे। एक भरता था दूसरे में जाता था, इसी तरह 9 भरते थे। और जब वहाँ पे पानी की किल्लत आती थी तो वहाँ के लोग इस पानी का उपयोग करते थे। यह इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये इसी से बनता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अलब्रूनी। अलब्रूनी क्या था दोस्तों, तो अलब्रूनी एक यात्री था। वह कहाँ का रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अलब्रूनी कहाँ का रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। याद रखिएगा, अलब्रूनी ने अपने ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। वह भारत घूमने आया था, और भारत घूमते घूमते भारत की चीज़ों का वर्णन किया है। अलब्रूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला, वहाँ का यात्री था जो भारत घूमने आया था। और याद रखिएगा,
आगे देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पानी के स्रोत क्या हैं भारत में। बावड़ी है, तालाब है, नल है, धारा है आदि, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये पानी के स्रोत हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कुएं सूखने के कारण क्या हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बना भी है दोस्तों एनसीईआरटी में कि जो कुएं हैं वे सूख जा रहे हैं, इनके कारण क्या हैं। तो कुएं सूखने का कारण है कि मोटर लगाकर ज़मीन का पानी लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है तेज़ी से। दूसरा का कारण क्या है, तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता है, अब नहीं रहे, ठीक ना। पहले जो होता था तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब ऐसा पानी नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। इसको किसी विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, इसलिए कुएं सूख रहे हैं। और इनके कुएं के जो किनारे हैं वो उनका सीमेंटीकरण कर दिया गया है। तो जब सीमेंटीकरण हो रहा है तो संघनन की क्रिया होगी ही नहीं, तो कुओं में पानी नहीं हो पा रहा है, इसको याद रखेगा। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है, इसलिए कुओं में पानी नहीं रह रहा है, कुएं सूख जा रहे हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए इस पॉइंट को छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया मलेरिया जो है एक प्रकार का बुखार है जो कि मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर का जो लार्वा होता है जिसका नाम है एनाफिलिस, जो कि मच्छर के काटने से फैलता है, इसको याद रखेगा। मलेरिया की दवा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया की दवा कैसे बनाई जाती है। तो मलेरिया की जब दवा जो होती है वह बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है दोस्तों, सिनकोना पेड़ की छाल को उबालकर इसका दवा बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। चलिए मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। मलेरिया जो होता है वह मच्छर के काटने से फैलता है, 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना। मलेरिया में जो होता है वह व्यक्ति को कपकपी जैसे बुखार, कपकपी आना, ठंड लगना, ये इसके लक्षण हैं। ये प्रश्न बनता है सीटेट में। चलिए आगे देखते हैं मक्खियों के बारे में इसके गुड़ के बारे में बात किया। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन आदि लोहा पाया जाता है, ठीक ना। अल्पपात्रता या रक्त की कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति को क्या डॉक्टर खाने की सलाह देता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीटेट में पूछता है। गुड़ हो गया, आंवला हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियों को अगर व्यक्ति अपना सेवन करेगा तो उसके अंदर आयरन यानी लोहा की पूर्ति होगी या फी की पूर्ति होगी, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मक्खियाँ जो होती हैं, मक्खियाँ पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती हैं, याद रखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में ताक झाँक किया, उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस, ठीक ना, याद रखेगा। जिन्होंने वैज्ञानिक के मच्छर के पेट को चीरकर और उसके अंदर से पता लगाया कि मच्छर के, पहले लोगों का था कि छुआछूत का रोग है मलेरिया, लेकिन रोनाल्ड रॉस नामक व्यक्ति ने ही सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया जो है वह मच्छर के काटने से होता है, इसको याद रखेगा। यहीं पर लिखा है कि जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी से होता है, ठीक ना। रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम बताया था कि यही चीज़ होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे अनीमिया रोग काफ़ी बार पूछता है कि एनीमिया रोग कैसे होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है वह खून की कमी से होता है। किससे होता है दोस्तों, खून की कमी से होता है। और एनीमिया रोग के दूर करने के लिए गुड़ हो गया, यहीं पे आपको बताएं, एनीमिया रोग को दूर करने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त भोजन व्यक्ति को लेना चाहिए, याद रखेगा। यह एनीमिया को रक्त अल्पता रोग भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं ग्रुप लीडर के गुड़। ग्रुप लीडर जिसे पर्वतारोहण के संदर्भ में, जैसे पर्वत पर चढ़ते समय जब कभी कोई टीम पर्वत पे चढ़ने का कार्य करती है तो उसमें एक ग्रुप लीडर होता है। और ग्रुप लीडर का काम क्या होता है, एनसीईआरटी में बहुत बना है प्रश्न और सीटेट में कई बार पूछा है। तो ग्रुप लीडर का काम क्या है, बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना, ठीक ना, पहला काम है। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने के बाद ही आगे बढ़ना, दूसरा काम है ग्रुप लीडर का। जो चल ना पाए उसके हाथ पकड़ कर चढ़ाना, ये ग्रुप लीडर का काम है। और रुकने के लिए जगह ढूंढना, एक अच्छी जगह की कल्पना करना, एक अच्छी जगह को ढूंढना, एक ग्रुप लीडर का काम है। इसके बाद जितने भी साथी साथ में यात्रा कर रहे हैं, ठीक ना, जो लोग साथ में पर्वतारोहण हैं, पर्वताराही हैं, जो पर्वत पे चढ़ रहे हैं, तो साथी के जितने लोग हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति बीमार पड़ जा रहा है तो खास करके उसकी ध्यान देना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना, और ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना, ये सभी ग्रुप लीडर का काम होता है। इतना पॉइंट अगर याद रखेंगे तो यही प्रश्न बनता है कि
निम्न में से ग्रुप लीडर का कार्य क्या नहीं है, तो नहीं पूछ देगा तो आप इतने चीज़ों को जानते रहेंगे, तो इसके बाद उस चीज़ को आप लोग ढूंढ के निकाल लेंगे आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। मिजोरम, जो मिजो भाषा होती है, जो कहाँ पे बोली जाती है, केरल में बोली जाती है, याद रखेगा। विटामिन सी और आयरन की गोलियां के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध से बचाव ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। जो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये अलग जगह से आ गया है कि मिजोरम जो होती है, मिजोरम भाषा जो कहाँ पे बोली जाती है, मिजो भाषा है जो कि बोली जाती है मिजोरम में, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद याद रखिएगा मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है, अभी आपको बताए हैं, याद रखिएगा। जो पर्वतारोही होते हैं विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है, इनका इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग हो गया, पीटान हो गया, हंटर शूज, इस स्लीपिंग बैग और पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, वीड चिंटर जिसको जैकेट बोलते हैं, सिटी ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि, ये सभी चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। कहता है कि पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या लेकर जाते हैं, तो इसी में से जो चीज़ें होंगी वो बन जाएगा और पूछ देगा। याद रखिएगा जो पर्वतारोही होते हैं पर्वत पर चढ़ते समय उनके शरीर कितने डिग्री पर होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए। पीठ जो है वो सीधी होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बात करिएगा कि बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को 84 के दिन 1:07 पर 8900 मीटर, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8900 मीटर है, 8900 मीटर की दूरी तय की थी। नेपाली नाम सागर माथा, ठीक ना, याद रखिएगा। जिसको माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिस पर माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को पहली बार कदम रखा था, जिसकी ऊंचाई 8900 मीटर है, याद रखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, यहीं आपको बता ही दिए कि बछेंद्री पाल ने इतने दिन पर चढ़ी थी। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हुई दोस्तों, सभी वीडियो को पूरी तरह से देख जाइए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो ईवीएस और पर्यावरण अध्ययन सीटेट के अकॉर्डिंग बचा हो। तो इतना करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। अभिषेक एकेडमी परिवार का अभी तक आप हिस्सा नहीं है तो अब आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर हिस्सा बन जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।